two function in my class, but I'm not calling any function. ठीक, इन दोनों में से मैं किसी को भी कॉल नहीं कर रहा, नॉट कॉलिंग एनी फंक्शन फ्रॉम आउटर। ठीक है साहब, अब आगे सुनिए। तो मैंने सिंपली इसे कंपाइल करने की कोशिश करी विदाउट कॉलिंग देम, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब मैं इनमें से एक फंक्शन को कॉल करता हूं। मैंने कुछ ऐसे कॉल किया, शो, देन आई सेड 10, 10L। तो क्या इसका कोई एग्जैक्ट मैच हमारे पास मौजूद है? बिल्कुल एग्जैक्ट मैच मौजूद है। ये इंट, पहला इंट, ये लॉन्ग और ये लॉन्ग, और ये 100% ये वाला फंक्शन कॉल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक, उसके बाद मैंने इसे कॉल किया, कुछ ऐसे, शो 10L, 10। मैंने इसे ऐसे कॉल किया। ठीक है, अब क्या इसका भी एग्जैक्ट मैच है हमारे पास? यस, बिल्कुल इसका भी एग्जैक्ट मैच है। ये 10L, ये मैचिंग, और दूसरा इंट है और ये मैचिंग, एंड दैट्स इट। और ये यहाँ पर सेकंड फंक्शन को कॉल कर देगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जब मैंने पहली बार इसको कंपाइल किया विदाउट कॉलिंग एनी फंक्शन, ठीक है, तो भी ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। एग्जैक्ट मैच के साथ कॉल कर रहा हूं तो भी ये सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसे ऐसे कॉल किया, शो लाइक दिस। अब जरा आप नोटिस करें, क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है बेटे जिसमें इस समय दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट जाते हैं? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन फिलहाल क्लास में डिफाइन नहीं है जिसमें दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स जाते हैं। और जब उसे हमारे कंपाइलर को एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो वो टाइप प्रमोट करके एग्जैक्ट मैच बनाने की कोशिश करता है। तो दोनों इंट थे, तब वो पहले के पास जाएगा प्रमोशन के लिए। पहला 10, ये इंट मैचिंग, दूसरा इंट ये लॉन्ग, और इंट कैन बी प्रमोटेड इनटू अ लॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ, जब कंपाइलर पहले फंक्शन के पास जाएगा तो आफ्टर प्रमोशन फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो एग्जैक्ट मैच बन जाता है, बट आफ्टर प्रमोशन। ठीक साहब, और आप जानते हैं जब एग्जैक्ट मैच मिल जाता है तो वो उसकी यूनिकनेस चेक करने भी जाता है हमारा कंपाइलर। अब वो दूसरे फंक्शन के पास आया कि भाई इसके जैसा कोई और तो नहीं, तो उसने देखा 10 और ये लॉन्ग कैन बी प्रमोटेड, और ये 10, ये इंट, ये तो मैचिंग हो गया। अब उसे देखा कि दूसरा वाला फंक्शन भी आफ्टर प्रमोशन एग्जैक्ट मैच बन रहा है, यानी कि दूसरे वाले फंक्शन को भी आफ्टर प्रमोशन कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब वो कंपाइलेशन एरर फेंक देगा, क्योंकि उसे एक जैसे दो फंक्शन नजर आ जाएंगे, और जब एक जैसे दो फंक्शन दिखते हैं तो आप जानते हैं कंपाइलेशन एरर आती है, एंड दैट इज व्हाट एम्बिग्यूटी एरर। सो देखो, जब हमने इन फंक्शंस को डिफाइन किया, कॉल नहीं किया, तब भी ये कंपाइल हुए। जब हमने इन्हें एग्जैक्ट मैच के साथ चलाया तो तब भी ये चल गए, बट जैसे हमने टाइप को प्रमोट किया तो ये फेल हो गए। अब सोचो, अगर आपने ये फंक्शन अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बना के दिए हो और आपने इन्हें एग्जैक्ट वैल्यू से चलाया हो तो आपका तो चल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसे 10 से चला दिया, वो आपको डांट रहा है, भैया तेरा तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं, और आप कह रहे हो सर मेरा तो चलता है। आप भी सही हो, वो भी सही है। तो देखिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन से हम आपको दो प्यारी प्यारी सिचुएशन समझाना चाहते हैं जिन्हें आप अवॉइड करके चलें। पहला, जब भी आप किसी एक फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास करें तो उसके वाइस वर्सा आर्गुमेंट कभी भी दूसरे फंक्शन में पास मत करो। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। हो सकता है कुछ कंडीशन में चल भी जाए,
लेकिन अधिकतर में ये एम्बिग्यूटी एरर फेक देता है। इसलिए बेटर है आपने एक फंक्शन के अंदर कुछ आर्गुमेंट्स अगर पास किए हैं तो उसके वाइस वर्सा उसी क्लास में कभी भी दूसरे फंक्शन में पास नहीं करने चाहिए। और दूसरा, जब भी आप फंक्शंस को ओवरलोड करें और उसे कॉल करें तो जो फंक्शन की यूनिकनेस है वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ साथ तो चेक करें, साथ साथ उसे प्रमोट करने के बाद भी फंक्शन की यूनिकनेस को चेक करें। अक्सर क्या होता है, हम एक फंक्शन की क्लास में यूनिकनेस जो चेक करते हैं वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ चेक करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पास कर दी, वो चल गया बढ़िया सा, कोई एरर नहीं आई। लेकिन हम कभी भी प्रमोट करके ये चेक नहीं करते कहीं कहीं आफ्टर प्रमोशन तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आफ्टर प्रमोशन प्रॉब्लम आई थी। अगर आप एग्जैक्ट मैच देते तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये छोटी सी दो कंडीशंस को अगर आप अवॉइड करके चलेंगे तो आपको कभी भी पॉलीमॉर्फिज्म में एम्बिग्यूटी एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक, आपने जो भी आर्गुमेंट एक फंक्शन में दिए हैं उसके वाइस वर्सा कभी भी दूसरे में मत दो। और दूसरा, जब भी फंक्शंस का एग्जैक्ट मैच यानी कि उसकी यूनिकनेस चेक करो तो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ तो चेक करो ही करो, साथ साथ टाइप को प्रमोट करने के बाद भी उसकी यूनिकनेस को चेक करना चाहिए कि आफ्टर प्रमोशन तो कहीं ये फेल नहीं हो रहा। और हमारे फंक्शंस भी देखो आफ्टर प्रमोशन फेल हुए, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ तो ये भी कॉल हो गए थे। तो अभी तक मैंने आपको जो फंक्शन ओवरलोडिंग सिखाई है वो सिर्फ बाय चेंजिंग ओनली इन आर्गुमेंट सिखाई है, ठीक। और उसके मैंने आपको दो तरीके अच्छे से बता दिए। पहला तरीका मैंने आपको समझाया, चेंज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन ईच फंक्शन, चेंज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन ईच फंक्शन। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो था, इफ यू वांट टू कीप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स सेम इन ईच फंक्शन देन चेंज द डेटा टाइप ऑफ देयर आर्गुमेंट। तो आप उनके आर्गुमेंट्स के क्या चेंज कर दीजिए, डेटा टाइप चेंज कर दीजिए। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अब एक छोटा सा हेडिंग डालिए बेटे, अचीविंग अ फंक्शन ओवरलोडिंग, achieving a function overloading by changing only in return type. By changing only in return types. ठीक है, चलो देखें अब इसको डिस्कस करते हैं। सी, हम अपनी क्लास में फिर से बच्चों दो फंक्शंस बनाने जा रहे हैं। मैंने पहला फंक्शन बनाया void show और इसमें एक आर्गुमेंट ले लिया इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब मैं दो फंक्शन बनाऊंगा जिनके नाम भी सेम होंगे, जिनके आर्गुमेंट भी सेम होंगे, बस उनमें जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे उनके रिटर्न टाइप्स में। देन मैंने दूसरा बनाया अब हमने अपनी क्लास में दो फंक्शन बनाए हैं, दोनों के नाम भी सेम है, दोनों के आर्गुमेंट भी सेम है, सिर्फ दोनों के रिटर्न टाइप अलग अलग है। और अब हम चेक करना चाहते हैं कि केवल और केवल रिटर्न टाइप को चेंज करके जब हम फंक्शंस को ओवरलोड करते हैं तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन का सामना हमें करना पड़ेगा। लेट्स सी। अब मैं इन्हें कुछ ऐसे कॉल करता हूं। मैंने पहले केस में ऐसे कॉल किया शो 10, फिर मैंने कहा और
int z इज इक्वल टू में पास किया 20। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं जब मैं पहले वाले तरीके से फंक्शन को कॉल करूंगा तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन चलने वाला है, और जब मैं दूसरे तरीके से कॉल करूंगा तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन चलने वाला है? जरा सोच के दिमाग लगा के मुझे बताइए। इस वाली कंडीशन में इन दोनों में से कौन सा चलेगा, और इस वाली कंडीशन में इन दोनों में से कौन सा चलने वाला है? सेकंड वाले के लिए सेकंड सर। सेकंड वाले के लिए सेकंड और फर्स्ट वाले के लिए उसके लिए फर्स्ट। फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट मतलब नहीं समझा बेटा। क्योंकि सर सेकंड में रिटर्न टाइप इंट है और सर सेकंड उसमें सेकंड वाले में भी इंट है। तो यही मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर मैं ऐसे कॉल करता हूँ तो इन दोनों में से कौन सा चलना चाहिए, पहला वाला या सेकंड वाला? और जब मैं ऐसे कॉल करता हूँ तो भी फर्स्ट चलना चाहिए या सेकंड चलना चाहिए? यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर फर्स्ट वाले के लिए सेकंड चलना चाहिए और सेकंड वाले के लिए फर्स्ट चलना चाहिए। यानी कि आप इसके लिए ये वाला कह रहे हो? यस ये सर। तो चल ही नहीं सकता मेरी बेटिया, क्योंकि हम यहाँ पीछे इंटीजर वैल्यू कैच कर रहे हैं और यहाँ तो कोई वैल्यू रिटर्न हो ही नहीं रही, ये तो वैसे ही कंपाइलेशन एरर है। सर फर्स्ट वाले के लिए दोनों चल सकते हैं। सेकंड वाले के लिए केवल दूसरा। सेकंड वाले ऐसे के लिए कैसे हो केवल सकता है? दूसरा। ऐसे कैसे होता है? अगर दोनों चल सकते हैं तो फिर तो एरर आ जाएगी बेटे। दोनों कैसे चलेंगे? चलेगा तो कोई एक ही, या तो फिर एरर कहो। आप कहोगे फर्स्ट वाले से पहला भी चल सकता है दूसरा भी, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो वो एरर आ जाएगी बेटे, फिर तो वो कंपैरिजन एरर रन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो फर्स्ट वाले के लिए भी फर्स्ट वाला चल जाएगा और सेकंड वाले के लिए भी फर्स्ट वाला ही चलेगा। सेकंड वाले के लिए फर्स्ट वाला कैसे चलेगा बेटे, ये तो सोचो। क्योंकि हम जब फंक्शन सेकंड वाला कॉल कर रहे हैं तो पीछे हम रिटर्न वैल्यू कैच कर रहे हैं ना, और सेकंड वाले केस में पहला वाला फंक्शन तो कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता, वो तो मिसमैच हो जाएगा। ठीक, चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये दोनों ही केस में कंपाइलेशन है, ये दोनों ही केस में कंपाइलेशन एरर है। दो फंक्शन बनाए हैं, जब पहले तरीके से कॉल करोगे तो भी कंपाइलेशन एरर आएगी, और दूसरे तरीके से कॉल करोगे तो भी कंपाइलेशन एरर ही आने वाली है। दोनों ही केस में कंपाइलेशन एरर। ठीक है, अब ये दोनों ही केस में कंपाइलेशन एरर क्यों आएगी, अब इस बारे में बातें करते हैं। अच्छा, पहले हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे। मान लिया हमारे पास ये वाला फंक्शन नहीं है, इसे हम ऐसे कॉल नहीं कर रहे, और हमारे पास ये भी नहीं है। लेट अस सपोज हमारे पास मात्र एक ही फंक्शन है जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ, क्या ये कॉल होना चाहिए या नहीं? होगा सर। क्या ये इस समय कॉल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पॉइंट इज दिस। होगा सर। सर हो जाएगा। जबकि यहाँ वैल्यू रिटर्न हो रही है और हम उसे कैच नहीं कर रहे। क्या ये चला पाएगा इसको या ये एरर फैक्टर? चला देगा सर। हम आपकी गलतफहमी दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को हो जाती है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये 100% इट इज शो फंक्शन। जब हम इसे कॉल करेंगे ऐसे 10 यहाँ पे आएगा तो इसके सारे स्टेटमेंट चलेंगे बाकायदा, और ये 10 रिटर्न भी होगा, बट हमने रिटर्न वैल्यू को कैच नहीं किया, दैट विल बी लॉस्ट। तो एक्चुअली में एक रूल है बेटे कि जब आप अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उस फंक्शन को कॉल करते वक्त उसकी रिटर्न वैल्यू को कैच करना जरूरी नहीं होता, वो आपकी मर्जी है। इफ यू आर रिक्वायरिंग दैट रिटर्न वैल्यू देन कैच इट, इफ यू आर नॉट रिक्वायरिंग दैट रिटर्न वैल्यू तो डू नॉट कैच इट, तो वो वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, और ये 100% चल जाएगा। लोग बात अक्सर ये सोच लेते हैं या थोड़े से लोग गलत पढ़ा देते हैं कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उस फंक्शन को कॉल करते वक्त उसकी रिटर्न वैल्यू को कैच करना जरूरी होता है। नहीं बेटा, ऐसा ना तो कोई रूल था, ना है, ना कभी होगा।
आ गई हमारी बात समझ में? तो जल्दी से एक छोटा सा ये रूल लिख लीजिए, फिर अपनी वापस कंडीशन पे हम देखो देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी it is not mandatory to catch the it is not mandatory to catch the return value of any function it is not mandatory to catch the return value of any function while calling it. ठीक है? So it is not mandatory to catch the return value of any function while calling. तो ये बढ़िया चल जाएगा। अब हम अपने पुरानी वाली कंडीशन पे चलते हैं। वापस से शो बना लेते हैं और बताते हैं उस केस में ये कंपाइलेशन एरर क्यों आ रही थी। हमने बनाया था void show और इसमें आर्गुमेंट दिया था इंटीजर टाइप का, और फिर इसे हमने दो तरीके से कॉल करने की कोशिश करी। एक ऐसे और एक ऐसे। लाइक दिस, इस तरीके से मैंने इसे कॉल करने की कोशिश करी थी। ठीक है जनाब। अब क्यों इस केस में, दोनों ही केस में कंपाइलेशन एरर आती है, अब इस बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं। ठीक है, चलो सुनो। जब भी कोई फंक्शन आप कॉल करते हो तो दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर उस फंक्शन का एक तो एग्जैक्ट मैच और एक यूनिकनेस उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास या उस प्रोग्राम में जाके जरूर चेक करता है। मे बी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, मे बी ना हो, बट याद रखना दो काम तो दुनिया की हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर करता ही है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर दो काम जरूर करता है। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करोगे तो वो उस फंक्शन का उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम में एक एग्जैक्ट मैच चेक करेगा और फिर उसकी यूनिकनेस चेक करता है। उसके बावजूद ही कंपाइल करता है, चाहे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन जब ये कंपाइलर एग्जैक्ट मैच चेक करता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम में जाके जो फंक्शन आपने कॉल किया है उसका, तो ये सिर्फ दो बेसिस पर उसका एग्जैक्ट मैच चेक करता है, एक उसके नाम पर और एक उसके आर्गुमेंट के बेसिस पर। वो एग्जैक्ट मैच चेक करने में कभी भी रिटर्न टाइप को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, हमेशा याद रखना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करोगे तो उस फंक्शन का एग्जैक्ट मैच ढूंढने जाएगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर, और वो एग्जैक्ट मैच सिर्फ दो चीजों के बेसिस पर चेक करता है, एक फंक्शन का नाम और एक उसका आर्गुमेंट। ये रिटर्न टाइप कभी कंसीडर ही नहीं करता, और जब वो केवल नेम और आर्गुमेंट के बेसिस पर एग्जैक्ट मैच चेक करेगा तो यहां से उसने पहला फंक्शन कॉल हुआ, ये है फंक्शन का नाम शो आर्गुमेंट इंट, यहां आ गया फंक्शन का नाम शो आर्गुमेंट इंट, और ये हो गया मैचिंग मैचिंग, पहला मैचिंग मैचिंग मिल गया, एग्जैक्ट मैच तो मिल गया। अब यूनिकनेस चेक करेगा, फिर नीचे आया, यहाँ पर भी फंक्शन नाम शो आर्गुमेंट इंट और यहाँ पर भी, तो दो एक जैसे हो गए।
और जब एक जैसे दो आ जाते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कभी भी आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। और सेम केस यहाँ पर भी हुआ, क्योंकि यहाँ भी उसने सिर्फ नाम उठाया और उसका आर्गुमेंट शो इंट एक ये रहा, शो एक इंट ये रहा। काश काश ऐसा होता कि हमारा कंपाइलर फंक्शन का एग्जैक्ट मैच चेक करने में रिटर्न टाइप को भी कंसीडर कर लेता तो शायद प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमने कहा भाई कंपाइलर साहब आप रिटर्न टाइप को एग्जैक्ट मैच चेक करने में क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। तो कंपाइलर साहब आंसर देते हैं, भाई किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त आप हमें उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन दोगे हम उसी के बेसिस पे तो चेक करते हैं। आप प्रोग्रामर साहब जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हो तो उसे कॉल करते वक्त सिर्फ फंक्शन का नाम और उसके आर्गुमेंट ही प्रोवाइड करते हो। यू नेवर मेंशन द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन व्हाइल कॉलिंग दैट फंक्शन। आप कभी भी उसका रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो आपने जितना पोर्शन दिया कॉलिंग टाइम पे, आपने हमने कॉलिंग टाइम पे नाम बताया, आर्गुमेंट बताया, हम उसी के बेसिस पे एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस चेक करते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम कंपाइलेशन एरर फेक देते हैं। ठीक है साहब, जैसे अगर आपका कोई मोबाइल खो गया है तो आप अपने मोबाइल की जो जो इंफॉर्मेशन पुलिस अंकल को बताओगे वो उसी के बेसिस पर ही तो सर्च करेंगे। अगर किसी का बेबी गुम हो गया है तो बेबी के बारे में पुलिस अंकल को जो जो इंफॉर्मेशन वो लोग बताएंगे तो वो उसी के बेसिस पर ही तो सर्च करेंगे। सीधी सी बात है, बिल्कुल ऐसी ही कहानी यहाँ पर होती है। ठीक इसी वजह से दोनों ही केस में क्या आएगी, कंपाइलेशन एरर यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इन दोनों में से अगर मैं किसी का आर्गुमेंट बदल दूं, एक का लेटर सपोज अगर मैं यहाँ कैप CH कर देता हूं लाइक दिस और फिर यहां पर कॉल करते वक्त कोई कैरेक्टर पास कर देता हूं, ठीक है जनाब, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। पहले वाले के केस में पहला चल जाएगा और दूसरे वाले के केस में दूसरा 10 वैल्यू रिटर्न भी हो। अब चाहे आप इनके रिटर्न टाइप सेम भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट भी दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी चल जाएगा। अगर मैं यहाँ वॉइड भी कर दूं ठीक, या यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न करा दूं, कोई फर्क करने वाला नहीं, ठीक है, तब भी ये कंपाइल हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट उसने जो एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस चेक करनी है वो चेक करनी है नाम और आर्गुमेंट, वो उसने चेक करनी है नेम और आर्गुमेंट से, हमेशा याद रखना। ठीक है साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप भी कोई रोल अदा नहीं करते हैं साहब। रिटर्न टाइप सेम है या डिफरेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने फंक्शन का एग्जैक्ट मैच और यूनिकनेस सिर्फ दो चीजों के बेसिस पर चेक करनी होती है, वो है उनका नाम और उसका आर्गुमेंट। यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग केवल और केवल आर्गुमेंट में ही चेंज करके अचीव की जा सकती है। इसमें रिटर्न टाइप भी कोई रोल अदा नहीं करते, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने दोनों को डिफरेंशिएट किया केवल ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट। अब चाहे दोनों सेम दे दो तब भी चल जाएगा, डिफरेंट दे दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसने डिफरेंशिएट करना ही केवल आर्गुमेंट के बेसिस पर होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ओवरलोडिंग सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट में ही चेंज करके अचीव की जा सकती है। और आर्गुमेंट में चेंज करके फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप हर फंक्शन में नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल दीजिए, और अगर आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रखना चाहते हैं तो फिर आप उनका डेटा टाइप बदल दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से दो प्यारे प्यारे रूल लिखिए। रूल नंबर 1, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस return type of functions return type of functions
do not play any role return type of functions do not play any role in case of function overloading. ठीक, return type of functions do not play any role in case of function overloading. दूसरा रूल लिखो, function overloading function overloading can only be achieved function overloading can only be achieved by changing only in arguments. Function overloading can only be achieved by changing only in arguments. वो सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट में चेंज करके ही अचीव की जा सकती है। ठीक है जनाब, तो ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू आपको पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करके दिखाया अच्छे से। उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अब हमने आपको समझा दिए। अब आप आसानी से फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं और सिर्फ आर्गुमेंट में ही तो चेंज करना है, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट बदल दीजिए, और अगर आपने उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रखने हैं तो आप उनका डेटा टाइप बदल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, अब हमारे पास दूसरा तरीका आता है पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का, वो होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक, तो फिलहाल अभी हम फंक्शन ओवरराइडिंग को छोड़ के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग सीखने के लिए हमें पहले इनहेरिटेंस आना जरूरी है, जो हमने अभी आपको इनहेरिटेंस नहीं पढ़ाया है। तो जब तक हम आपको इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा देते तब तक के लिए हम जरा फंक्शन ओवरलोडिंग को अभी छोड़ देते हैं। उसके अलावा अब हम आपको और अदर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, किसके, अपने ऊप्स के। ठीक है जनाब, चलो जनाब, अब हम आपको सिखाने वाले हैं ऊप्स का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं भाई ये ऊप्स का शेषनाग है। अब आपने सुना होगा शेषनाग जी के बारे में। शेषनाग जी के बारे में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो ये विष्णु जी की सवारी होते हैं, ठीक है साहब, ऐसा कहा जाता है, और दूसरा जो धरती है वो शेषनाग जी के फन पे टिकी है। बस ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर भी है। अब जो हम आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, समझ लो वो भी ऊप्स का शेषनाग है। पूरा ऊप्स इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। जगह जगह ऊप्स में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि ऊप्स के जंगलों में पाया जाने वाला ये कॉमन टाइप का जानवर है, जगह जगह आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक, और आप सबने इसे पढ़ा हुआ भी होगा, अगर किसी ने पहले जरा सा भी ऊप्स पढ़ा हुआ। बस आज जरा उसे मेरे स्टाइल में पढ़ लीजिए, और इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे आगे के जितने भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं जिनमें ये यूज होगा, उन्हें समझना काफी ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक, चलें जरा, अब इसकी तारीफ तो बहुत हो गई है, जरा अब इसे अपने पिटारे में से हम बाहर भी निकाल लेते हैं।
इसका नाम होता है दिस। ये किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलने वाला बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है और आप सब ने इसका नाम जरूर सुना होगा, दिस। और हम भी इसे काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं अपने आने वाले oops के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि दिस के बारे में आप बच्चों को सिर्फ एक लाइन पढ़ा के कहानी आगे बढ़ा दी जाती है अगर वो आपको oops पढ़ाते हैं तो क्या आप में से कोई मुझे दिस के बारे में वो सिंगल लाइन बता सकता है जो अक्सर आपको दिस के बारे में पढ़ाई जाती है? कोई बताना चाहे दिस की कोई छोटी मोटी सी डेफिनेशन हमें, अगर किसी को मालूम है तो। सर दिस सेमी क्लास में यूज होता है, अगर किसी कीवर्ड में लगा दिया किसी वेरिएबल। जी मत बोलिए, गलत है बालक, गलत है, कुछ और बोलिए, और सोचिए और बताइए। सर किसी वेरिएबल के आगे अगर दिस लगा दिया या फंक्शन के आगे, नहीं तो भाई नहीं, क्लास में फंक्शन के आगे दिस भी नहीं लगता, वेरिएबल के आगे दिस भी नहीं लगता। पागल लूलू लाल पटेल, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। कुछ और बताइए। करते हैं जब नेम कंफ्यूजन होता है दो डेटा टाइप्स, दो डेटा ना नंबर। ना ना, गलत, ये भी गलत, बिल्कुल गलत। सर लोकल वेरिएबल्स को ये भी एक्सेस गलत, करने के बोलो लिए। मत, बोलो मत, बोलो ही मत, खराब, बिल्कुल गलत। चलिए रहने दीजिए, मैं ही लिखवा दूं। ठीक, दिस के बारे में एक सिंगल लाइन होती है जो उप्स बोलता है। क्या लाइन होती है? वो ये होती है कि दिस ऑलवेज पॉइंट्स टू अ करंट ऑब्जेक्ट। ये इसकी जर्नल डेफिनेशन है। ये किसी, अभी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके बात नहीं कर रहा। तो पहले तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए कि दिस ऑलवेज पॉइंट्स टू अ करंट ऑब्जेक्ट। This always points to a current object. ठीक, this always points to a current object। और current object वो होता है which is being used, जो अभी यूज हो रहा हो। Let us suppose आपने E1, E2, E3 तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, let us suppose, ठीक है, और आप करंटली यूज कर रहे हैं अभी E2, तो करंट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? E2 हो गया। तो हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। बट अगर हम इसे जावा, अगर मैं C++ पढ़ा रहा होता तो आपसे ये कहता बेटे कि दिस एक पॉइंटर है जो कि करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है। बट क्योंकि हमारी जावा में कोई काम ही नहीं है पॉइंटर का, पॉइंटर जावा सपोर्ट करता ही नहीं है, इसीलिए जावा में तो रेफरेंस वेरिएबल की कहानी है जो कि पॉइंटर का एज ए ऑल्टरनेट माना जाता है। तो जावा में हम इसे रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। अब इसकी जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए और फिर हम इसे आपको अपने स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखो जरा, लिखो, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल इन जावा। This is a reference variable in Java. This is a reference variable in Java which holds the reference ID of current object. Which holds the reference ID of current object. जो कि करंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी को होल्ड करता है।
ठीक है, चलो तो हम इसमें ये आपको बताएंगे अपने स्टाइल में, जैसा हम अक्सर आपको पढ़ाते ही हैं। हम आपसे कहते हैं हम जो भी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड हम प्यारी प्यारी 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। एक y चाहिए हमें और एक हाउ चाहिए कि y में हम ये ढूंढेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बनाया गया तो क्यों बनाया गया किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ये रेडीमेड बना बनाया मिलता है। और हाउ में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर इंटरनली करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या एड्रेस, अगर C++ की बात करें तो वो कैसे डाला जाता है। आ गई हमारी बात समझ में? क्योंकि ये हमें बना बनाया रेडीमेड मिलता है, इसके अंदर हमेशा हमें करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलता ही है। एक तो ये हमें क्यों दिया गया, इसे हमें कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डाला जाता है तो कैसे डाला जाता है। अब हम इस बारे में भी किसी बातें करें। ठीक है, चलिए तो अब हम इसकी एक नीड पैदा करेंगे। हम आपके सामने एक सिनेरियो अराइज करेंगे। हम आपके सामने एक सिनेरियो अराइज करेंगे, यानी कि एक प्रॉब्लम अराइज करेंगे, और आप हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे विदाउट यूजिंग दिस। विदाउट यूजिंग दिस हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर दिस नामक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और हमें बिना दिस के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है जनाब, चलो जनाब, तो अब आपको हमें ये कहानी बतानी पड़ेगी। चलो जरा प्रॉब्लम अराइज कर लेते हैं। मान के चलना है हमें इसका सॉल्यूशन देना विदाउट यूजिंग दिस। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग अ वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड दिस। चलिए प्रॉब्लम अराइज करते हैं आपके सामने। हम हमने क्लास बनाई टेम्प हमने, और उसके अंदर एक इंस्टेंस डाटा मेंबर डिफाइन कर दिया और उसे हमने क्लास लेवल पर इनिशियलाइज कर दिया। मैंने आपको पहले सिखाया था कि हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को क्लास लेवल पर इनिशियलाइज कर सकते हैं, और हम स्टैटिक के साथ साथ इंस्टेंस डाटा मेंबर्स को भी क्लास लेवल पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम आगे दिखाएंगे कि ये होता भी कैसे है, क्योंकि इससे अगला टॉपिक हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। वहां पर हम आपको ये सारी कहानी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो जरा। अब हमने एक क्लास ली, उसमें एक इंस्टेंस डाटा मेंबर लिया बेटे जी, जिसमें हमने उसकी इनिशियल वैल्यू 10 डाल दी। इसका मतलब जब भी ये x पैदा होगा बेटे, पैदा होते ही इस x में वैल्यू 10 आ जाएगी। अब हमने इस क्लास का एक फंक्शन बनाया शो, ठीक, और उसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया अगेन इंटीजर टाइप का, और यहां पे लिखा SOP x, then I said SOP y। ठीक है बेटा जी। अब हम इस क्लास में मेन फंक्शन बनाते हैं। हमने बनाया ये मेन फंक्शन इस क्लास के अंदर, 4 भी लगा दिया हमने। अब
हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेटा, टेम्प टी इज इक्वल टू न्यू। ओहो, मैंने आपको ये, चल एक काम करते हैं, अभी मैं पहले दिस पढ़ा देता हूँ तो मुझे याद कराना, मैं आपको जितने पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना बेटे, इन सबको रन करके भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है? या कहो तो पहले रन करके दिखा दूं, बाद में इसे शुरू करूं, जैसे कहो वैसे कर लेते हैं। अभी हमने पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोग्राम चलाए थे ना, ठीक? आप कहो तो मैं आपको पहले बेटे उन सबको, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को रन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो छोटे से हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हो। पहला फंक्शन बनाया, इसमें 0 आर्गुमेंट है, इसमें 1 आर्गुमेंट है, इसमें 2 आर्गुमेंट है बेटे, और इसमें 3 हो गए। और ऐसे चलाऊंगा, पहले से पहला, दूसरा, तीसरा, और फर्स्ट क्लास चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। लो मैं चला ही देता हूँ, नहीं तो कहीं भूल जाऊँ, बेटर है। सो पहले प्रोग्राम का नाम है फंक्शन ओवर। लो ये मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं वापस नहीं चलता हूँ। जब है ये देखिए, पहले से पहला वाला, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। फिर हमने कहा था सेम आर्गुमेंट वाली कहानी। ये देखो जो मैं भी समझा के आऊँ आपको आज, इंट लॉन्ग, लॉन्ग इंट। अभी मैं तीनों में से किसी को कॉल नहीं करता, और ये दोनों में से किसी को कॉल नहीं करता, सॉरी, और ये कंपाइल हो जाएगा बढ़िया तरीके से। सेम आर्गुमेंट, हो गया। अब कॉल तो किया नहीं तो चलेगा कुछ नहीं। अगर मैं इसे इस तरीके से कॉल करूं बेटे, पहले वाले से, तो पहले इंट लॉन्ग वाला 100% चल जाएगा, और आप देखेंगे आउटपुट भी क्या आएगी बेटे, इंट लॉन्ग, क्योंकि इसके आर्गुमेंट की सीक्वेंस क्या है, इंट लॉन्ग। करके देख लेते हैं, आ गया इंट लॉन्ग। और अगर बेटे मैं ऐसे चलाऊं, इसको कमेंट बना दूं बेटा, इसको चलाऊं, तो अब कौन सा चलना चाहिए, लॉन्ग इंट वाला। एग्जैक्ट मैच है, 100% चलेगा। सेव कर लिया मैंने, चला। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर मैं इसे ऐसे चलाऊंगा तो ये फेल हो जाएगा। अब ये हमें कंपाइलेशन एरर दे देगा। आ गया सेम आर्गुमेंट वाला, ठीक है, एक जैसे दो फंक्शन आ गए कि नहीं आ गए, तो फिर एरर तो आनी ही थी, ठीक। ऐसे ही रिटर्न टाइप की मैंने अभी आपके सामने बात करी, ठीक है। अब देखो इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, नो रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप इंट है, और जेड वैल्यू हमने रिटर्न भी करा दी। अब फिलहाल इसको मैं कमेंट बनाता हूँ, इसके कमेंट हटाता हूँ, इसको भी कमेंट बनाता हूँ, इसको भी। अब ऐसे चला रहा हूँ, शो 200, इट्स अ कंपाइलेशन एरर, इट इज अ कंपाइलेशन एरर। 101% अब क्या आ जाएगी, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आएगा कौन सा वाला चलाना है। ये देखिए, दोनों में इंट आर्गुमेंट है, आप चेक कर सकते हैं, नहीं एक में कैर है, पहले हमें एक में इंट करना पड़ेगा। ये देखो, एरर। और अगर मैं इसे कुछ ऐसे चलाने की कोशिश करूं, इसको भी कमेंट बना दूं और ऐसे चलाऊं विद रिटर्न टाइप, तो भी एरर है, जो मैंने अभी आपको समझाया।
भी हमारे सामने क्या आ गई, एरर ही आ गई। ठीक, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी के आर्गुमेंट चेंज कर दूं, लेट अस सपोज पहले वाले के, ठीक है, सो पहले वाले केस में पहला चल जाएगा बेटे, दूसरे वाले केस में दूसरा चल जाएगा, और हमारी वैल्यू ये प्रिंट भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चल गया कि नहीं चल गया? पहले केस में बिना रिटर्न टाइप वाला, दूसरे केस में रिटर्न टाइप वाला। ठीक, आप चाहो तो इन तीनों को जल्दी से कॉपी कर लो प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं वापस अपने डिस्क पे। डन सर। सॉल्व कर दूं? हो गया? यस सर, हो गया। सेकंड का भी।
कर दो क्लोज, हो गया। जी सर हो गया। हो गया सर। ये वाला हो गया, ये तो कर लो। हाँ सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा रह गया है। कर दो बेटा, क्लोज कर दूं? यस सर। चलो वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम पे जहां मैं आपको दिस समझा रहा था। चलो यहां मैं अपनी टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था, ये बनाया। उसके बाद हमने इस टी के ऊपर शो फंक्शन चलाया और इसमें पास किया 20। चलिए अब हमें सिर्फ इतना बताइए कि जब हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे और शो फंक्शन चलेगा, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? सर एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगा, वाई का 20। दोबारा बोलो, शाबाश, क्या कहा आपने बेटा? सर एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी और वाई की 20। चलिए साहब, बात बिल्कुल सही, इसमें कोई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। नो सेकंड थॉट। ये 20 जाएगा लोकल वेरिएबल y में जाके, तो y प्रिंट कराएंगे तो 20, और क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के साथ शो को एसोसिएट कर दिया है तो शो इस t के डब्बे पे जाके उसके x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं, आप अपने फंक्शन को जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं फंक्शन में, उसी के डाटा मेंबर्स यूज होना शुरू हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जनाब, बढ़िया तरीके से 101% आउटपुट आएगी 10 एंड 20। ये तो था सिंपल सा सिनेरियो। अब हम इस सिनेरियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया।
यहां पर हमने एक काम किया है, हमने लोकल वेरिएबल्स और क्लास लेवल वेरिएबल्स दोनों का नाम सेम रख दिया, और ये कोई एरर नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डेटा शेडो। शेडो माने परछाई। ये ऊप्स का एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है। तो लिखो, मैं ऐसे आपको ऊप्स के टोटल 7 मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, 7, जिसमें से आज ये दूसरा आया, पहला मैंने अभी खत्म किया है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक, अब ये दूसरा हमारे पास आ गया है जिसे हम कहेंगे डेटा शेडोइंग। तो पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो, whenever a class level variables and a local variables whenever a class level variable and a local variable both are having a same name, whenever class level variable and a local variable both are having a same name, then this concept is known as डेटा शेडोइंग। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेटा शेडोइंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ डेटा शेडोइंग अच्छे से कर दी है। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ कहीं कोई एरर नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, कोई भी कैसी भी एरर, सिंपली 3 में से एक आउटपुट आएगी। तो मैं आपको तीनों ऑप्शन दे रहा हूं और आप मुझे डिसाइड करके बताएंगे कि इनमें से कौन सी आउटपुट आ सकती है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, पहली जो आउटपुट आ सकती है वो आ सकती है 10-10, दूसरी आ सकती है 20-20 और तीसरी आ सकती है 10 and 20। तो अब 10 मुझे and आप 20 बताइए सर। इनमें से कौन सी आउटपुट आने के चांसेस हैं, 10 and 10 and 20 या 10-10 या 20-20? 10 and 20 सर। चलिए, पहली आउटपुट आ गई 10 and 20, 2020 दूसरी आ गई 20-20, 2020 और कोई तीसरी बता दो, कोई तीसरी कहना चाहे। 1010 10-10, चलो एक आदमी कह रहा है 10-10, सबने अपनी अपनी आउटपुट बोल दी। तो चलिए, सही आउटपुट हम आपको बता देते हैं, द आउटपुट विल बी 20-20, आउटपुट विल बी 20-20। याद रखना, क्यों? एक छोटा सा रूल याद रखो, प्रायोरिटी ऑलवेज गोज टू अ लोकल वेरिएबल। तो ये 20x में जाएगा तो सबसे पहले x को वो अपने घर में ढूंढेगा फंक्शन शो, अगर इसी के अंदर मिल जाता तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं मिलता तब ये आउटसाइड द फंक्शन जाता है। हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी ऑलवेज गोज टू अ लोकल वेरिएबल्स, प्रायोरिटी हमेशा लोकल वेरिएबल्स को मिलती है। ठीक, अब देखो ध्यान से मेरी बात, चलो पहले रूल लिख लो नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। देखो एक प्यारा सा रूल कि प्रायोरिटी ऑलवेज गोज टू अ लोकल वेरिएबल्स। Priority always
goes to a local variables। अब सुनो, जब हमने शेडोइंग नहीं की थी तो ये जो क्लास लेवल वाला वेरिएबल है वो इस फंक्शन में अवेलेबल हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने शेडोइंग कर दी, क्लास लेवल वेरिएबल जो था वो अवेलेबल होना बंद हो गया। प्रायोरिटी किसको मिलनी शुरू हो गई? प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल को मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। और एक्चुअली में वो जो क्लास लेवल वेरिएबल है वो अभी भी इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल है, बट क्योंकि उसके ऊपर लोकल वेरिएबल की शैडो पड़ गई है, इस वजह से वो वेरिएबल अवेलेबल नहीं, दिख नहीं पा रहा है अभी भी। अगर मैं इसे y कर दूं तो ये इमीडिएटली प्रिंट हो जाएगा। बस मेरी यही से कंडीशन है कि मैं चाहता हूं डेटा शेडोइंग भी रहे और ये x इंस्टेंस डाटा मेंबर भी रहे, उसके बावजूद इस शो फंक्शन से मुझे दोनों x की वैल्यू को प्रिंट कराना है। आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? अगेन मैंने कहा कि मुझे डेटा शेडोइंग भी रखनी है, मुझे ऊपर वाले x को इंस्टेंस डाटा मेंबर भी रखना है, ठीक। और फिर भी मैं चाहता हूं कि इस शो फंक्शन से दोनों x की वैल्यू खूबसूरती के साथ शो हो जाए, डेटा शेडोइंग के बावजूद भी, जबकि प्रायोरिटी हमेशा किसको मिलती है? लोकल वेरिएबल्स को मिलती है, ठीक। तो अब ये काम हम कैसे करें? मुझे डेटा शेडोइंग भी रखनी है और साथ साथ दोनों x की वैल्यू यहां से प्रिंट कर। चलो अब हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं, ठीक। सुनिएगा ध्यान से। आप सब जानते हैं जैसे हम किसी क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं तो सारे के सारे फंक्शन हमारे मेथड एरिया में लोड हो जाते हैं और फिर वहां से सबसे पहले मेन मेथड को चलाया जाता है, ठीक है साहब। तो हुआ क्या होगा? मेमोरी के अंदर हमारे दो फंक्शन लोड हुए होंगे, एक मेन ठीक है और एक हमारा फंक्शन था शो, ठीक है साहब। उसके बाद फिर मेन फंक्शन को चलाया गया होगा बेटे इस वाले को, और मेन के अंदर से एक ऑब्जेक्ट बना होगा, मेन के अंदर से एक ऑब्जेक्ट बना होगा और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां जाता है? हीप एरिया में। तो यहां से आता है हमारी जावा का पहला शानदार स्ट्रॉन्ग रूल। कृपया ध्यान से सुनो, ये जो हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि एक बफर है, एक मेमोरी एरिया है, आप इसे बॉक्स भी कह सकते हैं। आप क्लास के किसी भी कोने से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिए, वो हमेशा हीप एरिया में जाएगा, मेक इट क्लियर। और आप इसे क्लास के किसी भी कोने से इसके अंदर के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते वहां उसका रेफरेंस होना चाहिए। और ये चीज तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल में रखा जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ना तो ग्लोबल है, ना लोकल है, ना पब्लिक है, ना तेरा है, ना मेरा है, ना प्राइवेट, ठीक। याद रखना, क्लास के किसी भी कोने से कहीं से भी मेरे बच्चों अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, इट ऑलवेज गोज टू अ हीप एरिया और इसे क्लास के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है, बशर्ते वहां पर इसका रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए। दैट्स इट, ठीक। ये बात याद रखना, ऑब्जेक्ट कभी भी लोकल, ग्लोबल, पब्लिक वगैरह कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट जावा में स्पेशली सिर्फ रीचेबल और अनरीचेबल है। अगर आपके पास रेफरेंस आईडी है तो ये रीचेबल है, और अगर आपके पास रेफरेंस आईडी नहीं है तो ये अनरीचेबल। आ गई हमारी बात समझ में? अगर आपके पास रेफरेंस आईडी है तो ये रीचेबल है, और अगर आपके पास रेफरेंस आईडी नहीं है तो ये अनरीचेबल कहलाता है। बस ओनली अ रीचेबल, अनरीचेबल, क्लास के किसी भी कोने से बनाओ। ये पूरी जावा में हम ये लाइन, हम ये पॉइंट याद रखेंगे
कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट रीचेबल एंड अनरीचेबल, दैट्स इट। अब बेटे हमारा ये मेन मेथड जैसे चला, पहले दोनों मेथड एरिया में लोड हो गए, फिर जेवीएम ने मेन नाम का मेथड चलाया और वहां एक टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया, उसको बनाने वाली लाइन चली। और आप सब जानते हैं ऑब्जेक्ट कहां जाता है, वो जाता है हीप एरिया के अंदर। ये बनाया मैंने हीप एरिया और इसके अंदर जाके ऐसे एक ऑब्जेक्ट पैदा हो जाएगा और वहां जाके एक x पैदा हो जाएगा और x में वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, x में वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। अब और फिर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सीधा सीधा जाएगा मेन फंक्शन के पास, क्योंकि वो जो लोकल वेरिएबल t है वो किसके अंदर डिफाइन किया गया है, मेन के पास। तो ऑब्जेक्ट बना और उसका रेफरेंस किस में आ गया, सिंपल t के अंदर आ गया। आ गई हमारी बात समझ में। अब क्योंकि मेन फंक्शन के पास, सुनना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेन फंक्शन के पास इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो मेन फंक्शन जब मर्जी चाहे उस रेफरेंस से इस ऑब्जेक्ट के पास आ सकता है और इसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि मेन फंक्शन के पास इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है टी के अंदर। तो वो इस रेफरेंस आईडी से जब मर्जी चाहे आए यहाँ पे और इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता है, लाइक दिस p डॉट x। बड़ी आसानी से आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। हमने कहा जब एक फंक्शन इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ आके इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, फिर तो दूसरा फंक्शन भी यहाँ आके इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, बशर्ते इसके पास बस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। बशर्ते इसके पास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि शो फंक्शन से हमें इंस्टेंस डाटा मेमोरी तो प्रिंट कराना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोकल प्रिंट हो रहा है और हमें लोकल और इंस्टेंस दोनों प्रिंट कराने हैं। तो कहानी तो सारी इंस्टेंस को लेके चल रही है। आ गई? तो मेरी बात याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना मेन के अंदर से, नो डाउट वो गया हीप एरिया में, बट इसका रेफरेंस सिर्फ इसके पास था, मेन के पास, और मेन जब मर्जी चाहे उस रेफरेंस से यहाँ पर आ सकता है और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, कोई डाउट ही नहीं। तो मैंने कहा यार फिर तो शो फंक्शन भी उसके पैरेलल में है, वो भी यहाँ आ सकता है। भाई जैसे आपका घर है, उसका एक एड्रेस एक आदमी के पास है, तो वो भी आ सकता है, सेम एड्रेस दूसरे आदमी को दे दो। एक रहता है आपका दोस्त अमेरिका में, एक रहता है आपका दोस्त ऑस्ट्रेलिया में। अब आपकी शादी है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया वालों को एड्रेस दे दोगे तो वो भी आपके घर में आके शादी अटेंड कर लेगा, अमेरिका वालों को दे दोगे तो वो भी कर लेगा। बात तो एक है, दोनों के पास बशर्ते क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। वही चीज मैं भी कह रहा हूं। तो अगर किसी तरह से शो के पास इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाए तो वो भी इसे एक्सेस कर लेगा। और ये चीज मैं बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा चुका हूं कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल में रखा जा सकता है। ठीक है, तो हम बट इसका रेफरेंस है किसके पास, मेन के पास। तो मेन के पास से अगर मैं इस रेफरेंस की एक कॉपी शो को भी दे दूं, ले भाई इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की एक कॉपी तू भी ले ले, तो जब शो के पास भी रेफरेंस आ जाएगा तो वो भी इस डब्बे पे आ जाएगा और इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल मेन के पास रेफरेंस था, अगर मेन उसकी एक कॉपी शो को दे दे तो शो भी इस डब्बे पे आके उसकी वैल्यू उसको एक्सेस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आइडिया भी बुरा नहीं है। अब इस शो को ये रेफरेंस दे तो दे कैसे, तो किसी भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू पहुंचाने का मात्र एक तरीका है, उसे एज ए आर्गुमेंट पास कर दो, उसे एज ए आर्गुमेंट पास कर दो। और यहां हम शो फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं, तो इसी शो के अंदर साथ साथ अगर हम टी भी पास कर दे 20 के, तो टी भी चला जाएगा शो के अंदर और साथ साथ 20 तो जाहिर है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, ठीक, अगर मैं आपको यहीं पर दिखाऊं, अब ये कहानी मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा बना के रखा हुआ है, सो आई शो यू। ये देखो, ये x में 10 है, ये मेरे पास मेन है और ये रहा। और मैं कह रहा था आपसे ये रेफरेंस अगर यहाँ दे दूं तो यहाँ भी आ जाएगा। और किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पहुंचाने का क्या तरीका होता है, उस फंक्शन के अंदर उस वैल्यू उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू एज ए आर्गुमेंट पास करो। तो आप देख रहे हो मैंने टेम्प चलाया
और यहाँ पे t1 डॉट एक्स किया, और जैसे t1 डॉट एक्स करूंगा वो इस डब्बे पे जाएगा, इसकी वैल्यू एक्सेस कर लेगा, क्योंकि t1 के पास इस डब्बे का रेफरेंस मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब मैंने कहा t1 डॉट शो, इसके अंदर 20 भी पास कर दिया और t1 भी पास कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्योंकि मैंने दो एक्चुअल आर्गुमेंट है तो फॉर्मल भी कितने होंगे, फॉर्मल भी हमारे पास 2 होने चाहिए, ठीक। सो यहां से अब आप देख सकते हो ये दोनों आर्गुमेंट यहाँ पे जाएंगे, तो ये 20x में कैच हो जाएगा और t1 के अंदर जो वैल्यू थी वो आ जाएगी z में, और t1 के पास रेफरेंस किसका है, इस ऑब्जेक्ट का। तो अब उसकी एक कॉपी किस में आ गई, z में भी आ गई, उसकी एक कॉपी किस में आ गई, z में भी आ जाती है। अब अगर मैं इस फंक्शन में जाके नॉर्मल x करूंगा तो उसमें 20 क्या होगा, 20 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं प्रिंट कराऊंगा z डॉट x तो z से वो सीधा कहा जाएगा इस डब्बे पे और ये वाले x की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक। अभी दिस नहीं आया है बिल्कुल भी, मेक इट क्लियर, दिस दूर दूर तक नहीं आया है, अभी तो सिर्फ मैंने इस फंक्शन से डेटा शेडोइंग होने के बावजूद भी दोनों x की वैल्यू प्रिंट करा के दिखा, ठीक। तो मेरे पास t1 में रेफरेंस था इस ऑब्जेक्ट का, मैंने वो शो फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास किया और और इसका रेफरेंस इसने किस में कैच कर लिया, z में, और z डॉट एक्स करते ही वो भी इस लोकेशन पे आ जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जनाब। आती है, अभी मैं इसे रन भी करके दिखाऊंगा, चिंता ना करो, अभी तो मैं सिर्फ खाली समझा रहा हूं, ठीक। अब यहां से एक और हमारी जावा का शानदार रूल निकल के आता है। पहला रूल जो मैंने आज आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट क्लास के किसी भी कोने से आप क्रिएट कीजिए, वो हमेशा हीप एरिया में जाएगा। याद रखना, ऑब्जेक्ट ना तो ग्लोबल है, ना लोकल है, ना पब्लिक है, ना प्राइवेट है, इट्स ओनली रीचेबल एंड अनरीचेबल। दूसरी इंपॉर्टेंट रूल जो आज का है वो ये है, अगर आप ऑब्जेक्ट के डिब्बे के अंदर की वैल्यू को यानी कि इंस्टेंस डाटा मेंबर को अगर पूरी जावा में कहीं भी एक्सेस करेंगे तो बिना रेफरेंस आईडी डॉट लगाए आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। मेक इट क्लियर, जब भी इंस्टेंस डाटा मेंबर या ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू कहीं भी एक्सेस होगी तो उसके पीछे रेफरेंस आईडी डॉट जरूर आएगा। आप देखिए यहां मैं एक्सप्लेन करा रहा हूं तो उसके पीछे रेफरेंस आईडी डॉट है, बिल्कुल है। यहां जेड में प्रिंट करा, यहाँ एक्स, यहाँ शो में भी मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं तो यहां भी रेफरेंस आईडी डॉट है कि नहीं। ये रूल जावा में कभी ब्रेक नहीं होगा और 100 में से आप देखना 90% सिचुएशन ऐसी आएंगी जावा में जहां पर इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज हो रहे होंगे और उनके पीछे कोई रेफरेंस आईडी नहीं लगा होगा, जबकि मैं कह रहा हूं ये बिना रेफरेंस आईडी डॉट के कभी भी एक्सेस नहीं हो सकती, तो बिल्कुल लगा होगा और वो हिडन होगा। बस उसी हिडन को मैं हटा हटा के आपको दिखाऊंगा और आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। तो एक और शानदार रूल लिखिए, अभी दिस नहीं आया बिल्कुल भी, लिखिए, देखो, the values of instance data member cannot be used values of instance data members cannot be used without using a reference ID. डॉट भी लिख लेना चाहो तो, without using a reference ID. ठीक है, आप कभी भी कहीं भी अगर इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज होते हुए देखें, यानी कि क्योंकि ऑब्जेक्ट के डब्बे में मेमोरी किसको मिलती है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस डाटा मेंबर को मिलती है, कहीं पर भी अगर आप इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज होते हुए देखें तो उसके पीछे जरूर चेक करें रेफरेंस आईडी डॉट। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मेन के अंदर मैं एक्स को प्रिंट करा रहा हूं और एक इंस्टेंस डाटा मेंबर है तो t1 डॉट रेफरेंस आईडी डॉट है। मैं शो में भी इसी एक्स को प्रिंट करा रहा हूं तो इसके पीछे भी जेड डॉट है, एक रेफरेंस आईडी डॉट है। और अगर वो नजर नहीं आ रहा है तो 100% हिडन होगा, उससे ढूंढिए, आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ती रहेगी। तो अगर आपको रेफरेंस आईडी डॉट दिख जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं दिखता है दैट मीन्स वो हिडन है, ढूंढिए, क्योंकि ये कभी ना ब्रेक होने वाला रूल है हमारी जावा का कि जावा में इंस्टेंस डाटा मेंबर्स को बिना रेफरेंस आईडी डॉट के कभी भी कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। तो दो रूल आज हमने आपको बढ़िया बढ़िया से बता दिए। एक ऑब्जेक्ट कभी ना ग्लोबल है, ना लोकल है, ना तेरा है, ना मेरा है, ना पड़ोसी का, इट्स ओनली रीचेबल एंड अनरीचेबल।
क्लास के किसी भी कोने से कहीं से भी ऑब्जेक्ट बनाइए, सीधा हीप में जाएगा, और क्लास के किसी भी कोने से कहीं से भी इसे एक्सेस कर लीजिए, बशर्ते वहां उसका रेफरेंस होना चाहिए। और दूसरा, इंस्टेंस डाटा मेंबर, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू कहीं भी एक्सेस होगी तो उसके पीछे रेफरेंस आईडी डॉट आएगा। ठीक, ये डायग्राम छोटा सा आप मेरा बना लीजिए, फिर मैं दिस की खोज में निकलूंगा। हो गया? डन सर। हो गया सर। ठीक, ये भी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब रह गई दिस की कहानी। चलो फिर दिस मैं आपको मंडे कराता हूं अच्छे से।